हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कक्षा 11वीं का फिजिक्स, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था विमीय सूत्र और विमाएँ क्या होती है। उसको अच्छी तरह से मैं आपको बताने का कोशिश किया था। मुझे लगता है कि वो आपको समझ आया होगा। यदि किसी भी तरह से दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सार्थक अंक के ऊपर। सार्थक अंक इतना बढ़िया टॉपिक है और इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप अंत तक बने रहिएगा। सार्थक अंक आपको आज अच्छे से समझ आएगा, आपको किसी भी तरह से इसमें डाउट नहीं रहेगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सार्थक अंक क्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सार्थक अंक की परिभाषा और इसके नियम, यहाँ पे मैं 7 नियम लिखा हूँ। बुक में ये जो 2 नियम हैं 3 और 4, इसको दोनों को साथ में लिया है, इसको मैं यहाँ पे अलग अलग लिखा हूँ। ये नियम आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्थक अंक सिग्निफिकेंस फिगर क्या होती है। तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ पे, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि आप जानते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सभी क्या है? भौतिक राशि है। मतलब यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, अंकों की संख्या लाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन को हम यदि मापते हैं, क्या करते हैं, इस लाइन को हम मापते हैं तो स्केल की सहायता से नापते हैं। मान लीजिए तो ये 0 स्केल है ना, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे है आपका 2। तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ऊपर में जो लाइन है, इस लाइन का नाम देता हूँ मैं A और B। क्या दूंगा? A और B। तो ए बी की लंबाई हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 2 सेंटीमीटर। अब यदि इस लाइन को हम कुछ ऐसे लें, हमारे स्केल को, ये 1 है, फिर यहाँ पे ये 10 डार्क और लाइन होते हैं, फिर यहाँ 2 0 है, फिर ये 1 है, फिर यहाँ 10 लाइन लेंगे हम लोग, फिर यहाँ आएगा आपका 2, यहाँ 10 नहीं है ना, इसको ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे फिर आपका आएगा 10, तो ये जो लाइन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 2.1 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 2.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसमें बीच में 10 लाइन होते हैं, वो नहीं दिया है, तो हम इसको बोलेंगे इस स्केल की सहायता से 2 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक, और इस स्केल में यहाँ पे पूरे दशमलव के बीच में भी, मतलब 0 और 1 के बीच में 10 लाइन और है, तो हम इसको बोलेंगे 2.1। तो ध्यान दीजिएगा, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, वह माप या वह मापन उतना ही शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 सेंटीमीटर देखा, तो हमको लगा कि ये जो आपकी लंबाई है ए बी, वो 2 सेंटीमीटर का है। कितना है? 2 सेंटीमीटर का। अब हमारा जो स्केल है उसमें बीच बीच में और लाइन दिया हुआ है, स्केल के बीच में लाइन रहता है। आप देखिएगा 0 और 1 के बीच में 10 लाइन होते हैं। इस स्केल से हम इसको नापें तो हमें मिलता है 2.1। क्या मिलता है? 2.1। तो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो उसकी शुद्धता को दर्शाता है। क्या चीज़ को दर्शाता है? शुद्धता को। जैसे आप अपना वजन किए, ठीक, 2 प्रकार के तराजू बाट आते हैं, एक मशीन वाला आता है और एक किलो बाट वाला आता है, ऐसे पलड़ा रखने वाला आता है ना। तो किलो बाट वाले में देखेंगे, मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है या 55 किलो है, तो एक साइड आप 50 किलो का और 5 किलो का बाट रख देंगे और एक साइड आप खड़े हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप कितने हैं? 55 किलो के हैं। कितने हैं? 55 किलो के। अब आप मशीन वाले तराजू बाट में चले गए, ठीक, जो लाइन से चलता है ना, इलेक्ट्रिक से चलता है, उसके ऊपर आपने जाके खड़ा हुआ तो वहाँ पे आपको मिला 55.6 या 55.3। तो देखिए, ये जो मशीन वाला है, इलेक्ट्रिक वाला, वो आपकी शुद्ध माप देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, वह मान उतना ही अधिक शुद्ध होता है, या वह माप उतना ही अधिक शुद्ध होता है। ठीक, अब यहाँ पे अब सार्थक अंक कहते किसको हैं? ठीक, ये 2 सेंटीमीटर ही आपका सार्थक अंक है, याद रखना। किसी भी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो वह क्या है? सार्थक अंक है।
ये आपका जो वेट है, वजन है, वो 55.6 है। तो यहाँ पे ये 3 सार्थक अंक हुए, 1 2 3। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक, अब दशमलव के पहले जो फिक्स मान रहता है ये आपका क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। 55 किलोग्राम, इसको हम कहेंगे निश्चित। क्या बोलेंगे? निश्चित। यह आपका निश्चित है। 55 है वो फिक्स निश्चित है। अब हम 6 को क्या बोलेंगे? अनिश्चित अंक बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे अनिश्चित सार्थक अंक। अनिश्चित सार्थक अंक। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद की जो अंक है वो कम ज़्यादा होते रहता है। 6 है, कभी 5 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। इसलिए दशमलव के बाद वाले अंक को कहा जाता है अनिश्चित सार्थक अंक, और दशमलव के पहले के जो 2 अंक होते हैं उसको कहा जाता है निश्चित सार्थक अंक। और यहाँ पे टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। ठीक, 1 2 3, ये 3 अंक है यहाँ पे सार्थक अंक। तो मेरे ख्याल से आपको सार्थक अंक क्या होता है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक, ये सार्थक अंक की परिभाषा है। सार्थक अंक में जितने अंक होते हैं, ठीक, अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप या वह मापन उतना ही अधिक शुद्ध होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सार्थक अंक के कुछ नियम दिए हुए हैं। ये नियम यदि आप जान गए तो कैसे निकलता है सार्थक अंक, उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। पहला नियम कहता है किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही होती है। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ पे इसको, चलिए नहीं मिटाते। किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दें, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पे है 0.4। ठीक, ये पहला का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। 123.4। ठीक, अब इसके दशमलव के स्थान को मैं बदल दूं तो ये होगा 1.2.34। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? 1 2 3 4। यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। तो यह नियम ये कहता है कि दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर, दशमलव यहाँ था उसको हमने यहाँ लाया, दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है या सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ये कहता है आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम कहता है 2 अशून्य संख्याओं, क्या बोलता है? 2 अशून्य संख्याओं। ठीक, 2 अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य संख्या, शून्य को हम शून्य कहते हैं, शून्य को छोड़ के जितने भी संख्या होते हैं सब के सब क्या कहलाएंगे? अशून्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अशून्य संख्या। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच में, 2 अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी जीरो होते हैं, ये दूसरा का एग्जाम्पल है ना, ये दूसरा का एग्जाम्पल है। जैसे 3 0 0 और ये 4। ठीक, ये 2 अशून्य है। कौन कौन अशून्य है? 3 और 4। कौन कौन अशून्य है? 3 और 4। इनके बीच में आने वाले शून्य, इनके बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंकों में गिनती आता है या सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3004 में सार्थक अंक कितना है भाई आपका? 3004 में सार्थक अंकों की संख्या है 4। कितनी है सार्थक अंकों की संख्या? 4। जैसे 4 5 0 0 और ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे देखिए 2 अशून्य संख्या है। ठीक, एक 45 और एक है 9। इनके बीच में शून्य है। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य होती हैं तो वह भी सार्थक अंकों में गिनती आता है। तो यहाँ पे टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 5। क्या होगी? 5। अब तीसरा नंबर का नियम देखिए। तीसरा नंबर का नियम क्या होता है? देखिए, अशून्य संख्या में दशमलव के दाईं ओर के, अशून्य संख्या में दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक, तीसरा के लिए एग्जाम्पल देखिएगा। ये तीसरा का परिभाषा है ना, ये वाला एग्जाम्पल। अशून्य संख्या, अशून्य संख्या जैसे मैं ले लिया 4 और ये 5 और ये 6। अशून्य संख्या में दशमलव के दाईं ओर, तो यहाँ हम लगाते हैं दशमलव, और दशमलव के दाईं ओर तो ये मान लीजिए 3 जीरो मैं लगा दिया। दशमलव के दाईं ओर कितना जीरो लगा दिया? 3 जीरो। तो ये कहता है अशून्य संख्या में दशमलव के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में गिनती आता है या सार्थक अंक होते हैं। ठीक, तो ये 456 अशून्य संख्या है।
इसमें दशमलव के दाईं ओर 3 शून्य हैं। कितने शून्य हैं? 3 शून्य। तो ये तीनों शून्य भी सार्थक अंकों में गिनती आएगा। ठीक, तो सार्थक अंकों की टोटल संख्या क्या होगी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 6। क्या होगी? 6। ये नियम भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब इसका जो अगला नियम है वो जस्ट उल्टा है। ठीक, अशून्य संख्या में दशमलव की बाईं ओर, अशून्य संख्या में दशमलव की बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में गिनती नहीं होते या सार्थक अंक नहीं होते। इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक, इनका एग्जाम्पल है ना 4था नंबर का, बगल में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जैसे 0.00.14 और ये 9। ठीक, 0.0149। यहाँ पे हम देखें तो ये अशून्य संख्या है 149। क्या है? अशून्य संख्या है। इसकी बाईं ओर, इसके बाईं ओर, ठीक, दशमलव के बाईं ओर यदि 0 आता है, दशमलव के बाईं ओर यदि शून्य होते हैं तो यह शून्य सार्थक अंकों में गिनती नहीं होती है या इसको हम सार्थक अंक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक टोटल कितने होंगे? 1 2 3। सार्थक अंक कितने होंगे यहाँ पे? सिर्फ 3। जो घेरा में रख रहा हूँ, गोला में रख रहा हूँ, वो सार्थक अंकों की संख्या को दर्शाएगा। ठीक, चलिए अगला नियम देखें हम लोग। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। दशमलव रहित, अब ये दशमलव लग गया तो इसके दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिनती आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक नियम है दशमलव रहित संख्या। चलिए दशमलव रहित संख्या मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4760। क्या लेता हूँ? 4760। ये इसका एग्जाम्पल है ना। ठीक, दशमलव रहित बोला है तो दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिनती नहीं आता है। 4760 में आपको दशमलव दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये एक दशमलव रहित संख्या है। अब दशमलव रहित संख्या में दाईं ओर आने वाले शून्य, दाईं ओर आने वाले शून्य, चलिए एक शून्य और लगा देता हूँ। तो दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिनती नहीं होते हैं, सार्थक अंकों में गिनती नहीं होते हैं। जैसे 47,600, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। ये दोनों शून्य को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी भाई? सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। कौन कौन होंगे? 4 7 6। दोनों शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। कैसे? यदि 47,600 को मैं बोलूं कि ये किसी चीज़ की माप है, क्या है? किसी वस्तु की माप है। मान लीजिए लोहा है, क्या है? लोहा है। लोहे की माप मान लीजिए 47,600 किलो है। कितना है? 47,600 किलोग्राम। ठीक, लोहा है, लोहा का बहुत बड़ा खंभा है जिसकी माप है 47,600 किलोग्राम। तो जब वो जो संख्या होती है वो किसी के माप को दर्शाता है तब यहाँ पे हम जीरो को सार्थक अंक कहते हैं। जीरो भी सार्थक अंकों में शामिल होगा। तो यहाँ पे टोटल सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5। ये कितने होंगे? सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक संख्या बोल रहे हैं 47,600 के। यहाँ पे हम 47,600 को बोल रहे हैं लोहे की खंभा है जिसकी वजन है, वो जिसकी माप है। ठीक, लोहे की खंभा का वजन कितना है? यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 47,600 किलोग्राम। या आप बोल सकते हो रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दोनों जीरो सार्थक अंकों में शामिल होगा। जब वो माप को दर्शाएगा, किसी के वजन को दर्शाएगा या किसी की लंबाई को दर्शाएगा तो वहाँ पे जीरो को हम सार्थक अंकों में शामिल करेंगे। लेकिन सिर्फ वह एक संख्या है 47,600, तो वहाँ पे दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंकों में शामिल नहीं होती है। ठीक, सिर्फ वो संख्या है तब। यदि माप को दर्शाता है 200 किलोमीटर तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। कितने होगी? 3, क्योंकि 200 किसी रास्ते की लंबाई को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? लंबाई को। ठीक, लास्ट वाला देखिए। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाए तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 3.21 गुणा 10 के घात में 9, 3.21 गुणा 10 के घात में 9।
तो यहाँ पे जो 10 की घात में 9 है, ये दोनों के दोनों 10 भी और उसके घात 9 भी दोनों के दोनों सार्थक अंकों में शामिल नहीं होगा, सार्थक अंकों में शामिल नहीं होगा। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में लिखें, यदि संख्या को हम 10 की घात के रूप में लिखें तो व्यक्त किया जाए तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में हम नहीं लेते हैं, अर्थात 10 की घात 9 सार्थक अंकों में शामिल नहीं होगा, तो सिर्फ होगा 3.21। तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 1, 2, 3, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। इस तरह से आपका ये 6 नियम कंप्लीट होता है। लास्ट नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम मात्रक को बदल दें, मात्रक मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें, ठीक, किलोमीटर है ना, या किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, तो वहाँ पे सार्थक अंक की जो संख्या होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी रास्ते की लंबाई, ठीक, किसी रास्ते की लंबाई कितना है, 400 मीटर है, कितना है, 400 मीटर है। या फिर आप मान लीजिए आपके घर और स्कूल यदि पास में है तो आप कह सकते हो कि मेरी जो घर है वो स्कूल से कितनी दूरी में है, 400 मीटर में है, कितनी दूरी में है, 400 मीटर में है। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें, किसमें बदलना चाहें, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मीटर को हटाएंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक, मीटर को हटाएंगे तो 400 बदल जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका 40,000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 40,000 सेंटीमीटर। 400 मीटर का मतलब होता है 40,000 सेंटीमीटर। क्या होता है, 40,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है 3 और यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या होगी 3, क्योंकि मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे सार्थक अंक 3 था, हमने मीटर को सेंटीमीटर बना दिया, फिर भी यहाँ पे सार्थक अंक ये 3 ही गिनती में आएंगे, ये 3 ही काउंट होंगे। आखिरी के 2 जीरो हैं, आखिरी में जो 2 जीरो हुए हैं वे सार्थक अंकों में गिनती नहीं आएगा, क्योंकि ये माप को नहीं दर्शा रहा है, ये माप को दर्शा रहा है, लेकिन 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 100 का गुणा किया है, हमने यहाँ पे 100 का गुणा किया है, इसलिए ये जो 2 जीरो हैं, अंतिम के 2 जीरो हैं, वो सार्थक अंकों में गिनती नहीं होगा, ठीक, क्योंकि दोनों जीरो हम 100 का गुणा किए तभी आया है, ठीक। हम पहले से बोलते मान लीजिए 40,000 सेंटीमीटर, 40,000 सेंटीमीटर, तब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती, 3, 4, 5, लेकिन 400 मीटर को हमने बदला है 40,000 सेंटीमीटर में, तो हमने 400 मीटर में 100 का गुणा किया है, इसीलिए ये जो 100 है वो सार्थक अंकों में गिनती नहीं होगा, ठीक। एक बार नियम देखिए, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो इस तरह से सार्थक अंक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।